हेलो एवरीवन, ये रहा हमारे जेमेंस का एक और क्वेश्चन जिसमें कह रहा है स्टेटमेंट 1 में अर्गिनाइन और ट्रिप्टोफान ये जो है इसेंशियल अमीनो एसिड है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ग्लाइसाइन डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ये दोनों जो है इसेंशियल अमीनो एसिड है, हम एनसीईआरटी में भी देखेंगे लाइव। ठीक है, दूसरा हमारा ग्लाइसाइन वो जो कह रहा है कि वो जो है कायरल कार्बन नहीं रखता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमारे पास दोनों हाइड्रोजन सेम ही आ जाते हैं सेम पोजीशन पे, इसकी वजह से ये जो है कायरल कार्बन नहीं होता है। तो अब बात करते हैं अपनी, तो जब हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पे आते हैं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है अमीनो एसिड के ये जो है नेचुरल अमीनो एसिड है, जिसमें कि अगर आर की जगह हमारे पास ये जो वैल्यू दिए हुए है वो उसको रखना है। तो जैसे ही हम एच रखेंगे यहाँ पे तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, इसलिए ये इसके पास कायरल कार्बन नहीं होंगे। तो पहला सेकंड स्टेज में तो ग्लाइसाइन जो है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा कि उसके पास कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन स्टेटमेंट 1 की ओर देखते हैं, तो वहाँ पे अर्गिनाइन के बारे में पूछा था। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे स्टार्क लगा हुआ है, ये जो भी है स्टार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये एसेंशियल एसिड है। ठीक है, एट द सेम टाइम आप जब देखोगे हमारे पास 18 नंबर ट्रिप्टोफान ये जो है, ये दोनों जो है इसके पास जो है स्टार लगा हुआ है, तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर सही था दोनों स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप क्लियरली देख पा रहे हो, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट पूछा गया है कि MnO2 माइनस जो है एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोनेट होके कौन सा रिएक्शन या कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के हम जब एनसीईआरटी के इस वाले लाइन पे जब आते हैं, ये हमारा डीएनए ब्लॉक का चैप्टर है, जिसमें अगर हम पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर पे आते हैं, हाँ यहाँ पे एक सेकंड, ये पेज नंबर यहाँ पे जब हम पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 2 माइनस को अगर हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में, एक सेकंड में यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे ये रहा एसिडिक मीडियम में, जब हम एसिडिक मीडियम में देखते हैं तो ये जो है MnO4 माइनस बनाता है, जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, और MnO2 बनाता है जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो ये एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोनेंट रिएक्शन इस ये वाला रिएक्शन देता है। तो हमारे इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा MnO2 और साथ ही साथ MnO4 माइनस, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो हेलो एवरीवन, ये रहा हमारा जेमेंस का एक और क्वेश्चन जिसमें कि कहता है कि व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन प्रॉपर्टीज। सो जब आप आयनाइजेशन एनर्जी का देखोगे तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, ठीक है ना। क्यों क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे साइज मैटर कर जाता है। साइज फ्लोरीन का छोटा होता है, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। सो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन का नहीं फ्लोरीन का ज्यादा होता है, ये इसलिए ऑप्शन ए जो है गलत हो गया। अब ऑप्शन बी के आते हैं, तो ये जो है K2O Na2O और Al2O3 में बेसिक नेचर पूछ रहा है। तो ये हम सभी जानते हैं कि K2O का बेसिक नेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू Na2O, ठीक है ना। सिमिलरली अगर Na2O की और Al2O3 की हम बात करें तो वहाँ पे Na2O की ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू Al2O3, बिकॉज सेम पीरियड में है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हम जानते हैं बेसिक नेचर घटते जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी तो सही हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो ये भी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है। लेकिन यहाँ पे आप जब एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में देखोगे तो ये पीरियड नंबर 2 की बात है और ये पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है। तो ऐसे, और ये पीरियड नंबर 1 का एलिमेंट है, ठीक है। तो वैसे तो पोटेशियम और सोडियम सही है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम होना चाहिए था। तो आंसर क्या होना चाहिए था, अगर सही होना चाहिए पर पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए था, फिर मैग्नीशियम होना, सॉरी पोटेशियम के बाद सोडियम होना चाहिए था, फिर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होना चाहिए था। ये करेक्ट ऑर्डर है, पर यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम पहले आ जा रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इन दोनों का ऑप्शन रॉन्ग है और बी इज द करेक्ट ओनली है। सो बी इज इस वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। सो हेलो एवरीवन, ये जो है एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था जेमेंस का आज के क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट ए कह रहा है कि ब्यूट टू इन सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाता क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास कायरल कार्बन तो नहीं है, पहली बात। तो जब ऐसे ही नहीं आएगा तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब दूसरे वाले में देखेंगे स्टेटमेंट 2 में, तो वहां पे आप देखेंगे प्रोपेनल और प्रोपेनॉन, ये दोनों जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बात कर रहा है। तो प्रोपेनल जो है एक एल्डिहाइड ग्रुप है, प्रोपेनॉन जो है एक कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है, एल्डिहाइड और कीटोन हम जानते हैं कि ये जो है कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि ये दोनों पक्का फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है ना। चलो अब आगे बात करेंगे पेंटीन और 2 डाइमिथाइल
प्रोपेनॉन की। तो ये पूछ रहा है कि नॉर्मल पेंटेन एक हमारे पास, ये अगर पेंटेन की स्ट्रक्चर देखोगे तो पेंटेन का ये है, और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन की, तो प्रोपेन का मतलब 3 होता है और 2 डाइमिथाइल मतलब कि एक और एक कार्बन ऐसे लगे होंगे, तो ये न्यू पेंटेन भी हम इसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक ये दोनों जब क्लियरली दिख पा रहे हो तो फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ये दोनों क्या है, एक चेन आइसोमरिज्म है। तो ये जो है चेन आइसोमरिज्म दोनों है। तो ये स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो है, आई मीन बी और सी जो है केवल सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें कि स्टेटमेंट बी और सी करेक्ट है। एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में एवरीवन, सो दैट इज द इट इज फ्रॉम द सॉल्यूशन चैप्टर एंड क्लास 12 का। तो इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास 1 ग्राम Eb2 कोई सॉल्यूट है जिसकी 50 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, जो कि जिससे हमारे पास डेल्टा टी आ जाता है 0.689। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और सॉल्वेंट है जिसका 1 ग्राम जो है Ab डिसॉल्व इनटू द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, सेम सॉल्वेंट कहने का मतलब अगेन 50 ग्राम हमें इस पास सॉल्वेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी हमारे पास 1.176 है। और इसके बाद इसीलिए इसके बाद हमें क्या पूछ रहा था, फाइंड द मोलर मास ऑफ Ab2। तो हमारे पास सॉल्यूट का मास कितना हुआ है, सॉल्यूट जो है 1 ग्राम है। ठीक है, तो हम पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता क्या, के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ इंटू मोलैलिटी। और हमें पास यहाँ पे के एफ दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू दिया हुआ है 5, के एफ इज इक्वल टू 5 किलो जूल, 5 के किलो जूल, किलो जो भी है ठीक है, ये 5 दिया हुआ है वैल्यू। तो हम कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगर हम मोलैलिटी निकालें, मोलैलिटी, तो ये आ जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ M1 मान लेते हैं Ab2 का, डिवाइडेड बाय 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि इसे केजी में कन्वर्ट करना होता है, मोलैलिटी का सबसे बेसिक रूल्स होता है, तो ये आप जानते हो। तो ये जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये 20 बाई M1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इस वाले फॉर्मूले में जब पुट कर देते हैं, डेल्टा टी एफ हमारे पास 0.678 और क्या दिया हुआ था, एक सेकेंड, 0.89 दिया हुआ था, 0.689। ठीक है, तो ये 89 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ जो है के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो के एफ कितना हुआ दिया हुआ है 5 दिया हुआ है वैल्यू, और यहाँ पे मोलैलिटी मोलैलिटी कितना आया था 20 बाई M1। तो ये M1 ही हमारा पूछ रहा है मास ऑफ मोलर मास ऑफ द Ab2, और Ab2 के मोलर मास के लिए हम लोग क्या लिया है, हमने लिया है M1। ठीक है, तो जब अब इस कैलकुलेशन को पूरा करेंगे तो M1 डिवाइडेड बाई M1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.689 करते हैं, तो ये कुछ आ जाता है 145 के अराउंड। 1 सेकेंड, मैं एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यहीं पे, कैलकुलेटर, तो ये हम 100 डिवाइडेड बाय 0.689, तो ये कुछ आ जाता है 145 पॉइंट। ठीक है, 145 पॉइंट कितना आ रहा है 13। तो ये सिंस नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हम ले लेंगे 145। ठीक है, यही था, बहुत ही इजी सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चन था सॉल्यूशन चैप्टर से। पेपर में एक और भी केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि विच कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। तो इसको पैरामैग्नेटिक देखने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज पैरामैग्नेटिक उसमें होता है जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, उसको पेयरिंग कर देते हैं। तो वीक फील्ड जो है वो बेटर सुटेबल है पैरामैग्नेटिक के लिए। तो हम लोग फटाफट चलते हैं, ये दोनों केवल सी और डी में हमें केवल दिख रहे हैं कि जो है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो उसमें हम क्या करेंगे, NiCl4 माइनस 2 माइनस, ये एक है, और एक हमारे पास कोबाल्ट का है। तो कोबाल्ट के केस में जो है, कोबाल्ट के केस में अगर H2O रहे या फिर एक और EXOX था, ठीक है, ऑक्सिलेट वाले, तो उस केस में ये दोनों है जो है, ये जो है +3 की कंडीशन में, और अगर CO+3 है और उसके बाद ही उसके सराउंडिंग लिगेंड जो है H2 है, तो उस केस में ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है और यहाँ पे पेयरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये जो है पैरामैग्नेटिक नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक नहीं शो करता है, डायमैग्नेटिक शो करने लगता है। तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। तो डी और सी में अगर डी गलत हो गया तो सी ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है, इसमें यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होगा तो फिर हमारे पास पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक शो करेगा, और इसके पास एक हमारे पास क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होगा अनपेयर्ड होगा, इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक शो कर पाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 ml of the hydrocarbon on mixing with the this much oxygen in the closed U-tube undergoes the complete combustion after cooling at the 273 Kelvin. Residue gas is remaining this much. Okay. फिर कह रहा है कि on treatment with the KOH the volume decreases finally this much. So पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही मेथड। हम CXHY एक सिंपल हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जिसको X + Y/4, ये आई होप सबको याद होगा। इस तरीके से हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं।
जिसमें कि कंप्लीट कंबशन के बाद जो है हमारा X CO2 और Y H2O प्रोड्यूस होता है, ये सबको याद होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियली जो है, इनिशियली हमारे पास 80 ml जो है हाइड्रोकार्बन था और 264 ml जो है वो ऑक्सीजन था। जब रिएक्शन हो गया तो रेसिड्यू के फॉर्म में जो है हमारे पास 224 ml बच गया, ठीक है। तो ये जो रेसिड्यू के फॉर्म में हमारे पास 224 ml बचा है, इसमें हमारे पास CO2 जो अभी बना है के रिएक्शन के बाद, और जो O2 जो अनरिएक्टेड है, ये अनरिएक्टेड पार्ट वो भी है इसमें शामिल, अनरिएक्टेड, ठीक है। तो अब क्या कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि जब हम इस वाले सॉल्यूशन को KOH से पास करवाते हैं तो KOH क्या होता है, KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। CO2 को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो फाइनल सॉल्यूशन 64 बच रहा है। तो हमारे पास CO2 कितना हो, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, CO2 का वॉल्यूम हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 224 माइनस ये हमारे पास 64, तो ये आ जाएगा कुछ 160 ml, ठीक है। तो ये हमारा CO2 इतना बना है, और वही हमारा O2 कितना बच गया है, तो इस वाले में से 160 जो है 160 ml जो है CO2 बना है, तो O2 कितना है, O2 हमारे पास 64 यहाँ पे अनरिएक्टेड फॉर्म में है, अनरिएक्टेड अनरिएक्टेड वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हमारा टोटल O2 कंज्यूम कितना हुआ है फाइनली रिएक्शन में, तो हम लोग निकाल लेंगे 264 माइनस 64, तो ये कुछ आ रहा है 200 ml, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही हम जानते हैं 1 मोल से कितना हो रहा था, एक्स प्लस वाई बाई फोर जो है इतना O2 कंज्यूम होता है, और एक मोल सी एक्स हाइड्रोकार्बन से हमारे पास एक्स मोल ऑफ CO2 बनता है। तो हमारे पास अब वही जस्ट एक सिंपल रेशियो निकाल लो, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोकार्बन के लिए CXHY, फिर हम लोग निकाल लेंगे O2 का, फिर हम लोग निकाल लेंगे CO2 का। तो 80, ये जो है 80 ml था, ये कंज्यूम होकर कितना बना रहा है 200 ml, 200 ml कंज्यूम हो रहा है टोटल, और ये बन रहा है 160। तो ये जब आप रेशियो लोगे तो ये कुछ आ जाएगा 1:2.5:2। तो यहाँ से आप देखो एक मोल एक मोल CXHY के लिए, यानी एक मोल हाइड्रोकार्बन के लिए 2 मोल्स हमें जो है CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से अभी इजीली निकाल लेंगे। वही अब हम देखिए हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के लिए, तो हमें x प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2.5, यही है ना। तो ये जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू हमारे पास 2.5 है। तो यहाँ से हम वाई जो है कैलकुलेट होके आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 2, ये भी आ गया 2। तो हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का C2H2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये देखो, ये ऑप्शन, ओके, यहाँ पे कोई ऑप्शन C2H2 था, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C2H2।